नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से BSc सेकेंड ईयर के फिज़िकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के अंतर्गत इस ई लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले 3 ई लेक्चर्स में हमने चालकता और चालकता से संबंधित आर्हेनियस का सिद्धांत आदि के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम ओस्टवाल्ड तन्यता नियम या ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आर्हेनियस ने जो नियम दिया था, आर्हेनियस ने जो सिद्धांत दिया था वैद्युत अपघट्यों के बारे में कि प्रबल वैद्युत और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, उसके बारे में, तो उसका उपयोग करके उसके ऊपर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगा के ओस्टवाल्ड ने तन्यता का नियम प्रतिपादित किया। तो आर्हेनियस द्वारा समझाए गए आयनिक साम्य पर द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का उपयोग करके ओस्टवाल्ड ने तन्यता का नियम प्रतिपादित किया। कैसे किया वो देखें कि माना कि कोई AB, कोई एक वैद्युत अपघट्य, कोई सामान्य वैद्युत अपघट्य अपन ने ले लिया AB, है ना। तो AB को जल में घोलने पर इसका वियोजन निम्न प्रकार होता है। ये AB वैद्युत अपघट्य है, इसका वियोजन हुआ A+ और B- आयनों में। यदि AB की सांद्रता C मोल प्रति लीटर तथा अल्फा वियोजन की मात्रा है। अपन अब ये मान के, अपन को नहीं पता कि AB प्रबल वैद्युत अपघट्य या दुर्बल वैद्युत अपघट्य, एक सामान्य वैद्युत अपघट्य है, तो माना इसकी वियोजन की मात्रा अल्फा है। तो आरंभ में मान ला AB की मात्रा 1 है, तो आरंभ में जो आयनन नहीं हुआ होगा उस समय A+ और B- की मात्रा 0 हो गई। साम्यावस्था पर अल्फा चूंकि वियोजन की मात्रा है, इसलिए AB में से अल्फा टूट के अल्फा A+ बना और अल्फा ही B- बना, है ना। यहाँ विद्यार्थी ध्यान दें कि यहाँ से 1 - 2 अल्फा नहीं होगा, है ना। 1 - 2 अल्फा के अल्फा ये बन गया, अल्फा ये बन गया, तो 1 - 2 अल्फा होना चाहिए नहीं, क्योंकि एक AB वैद्युत अपघट्य से एक ही A+ बन रहा है, एक ही धनायन बन रहा है और एक ही ऋणायन बन रहा है ना। तो एक अणु से एक क्योंकि आयन बन रहे हैं, इसलिए 1 - अल्फा से अल्फा इसमें से निकला तो अल्फा ही धनायन बनेगा और अल्फा ही ऋणायन बनेगा। अब ये थोड़ा साम्यावस्था पर अंश देखें हम। अंश है कि भाई इसमें से अल्फा टूट गया और अल्फा A+ अल्फा B- बन गया। अब इसकी एग्जैक्ट मात्रा की बात करें तो सांद्रता का इसमें गुणा कर देंगे, तो सांद्रता C का गुणा कर दिया, C 1 - अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। ये साम्यावस्था पर ये सांद्रताएं हो गई। C 1 - अल्फा तो बिना वैद्युत अपघट्य, जिसका वैद्युत अपघट्य जिसका आयनन नहीं हुआ उसकी अनायनित वैद्युत अपघट्य की सांद्रता हो गई अल्फा C अल्फा धनायन की सांद्रता और C अल्फा ही ऋणायन की सांद्रता हो गई। तो ये तो रहा ओस्टवाल्ड ने जो आर्हेनियस के सिद्धांत के हिसाब से वैद्युत अपघट्य का आयनन करके उस पर साम्यावस्था लगाई। अब इसके ऊपर उसने द्रव्यानुपाती क्रिया, ओस्टवाल्ड ने द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगा दिया। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है कि उत्पादों की सांद्रता बटी क्रियाकारक की सांद्रता ये कांस्टेंट होती है। तो K उत्पाद है, A+ की सांद्रता, B- की सांद्रता और अपॉन AB, ठीक है। तो अब इसमें इनकी सांद्रताएं लिख देंगे अपन, C अल्फा अपॉन C 1 - अल्फा, तो अल्फा² C 1 - अल्फा, C से एक C से C कट जाएगा तो अल्फा² C 1 - अल्फा हो गया। यह ओस्टवाल्ड तन्यता सूत्र कहलाता है, इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड तन्यता सूत्र। और दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए आयनन की मात्रा अल्फा बहुत, अब यहाँ पे अपन देखो इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य के अल्फा की मात्रा बहुत कम होती है, वियोजन बहुत कम होता है, इसलिए 1 - अल्फा को अपन अप्रोक्सीमेटली 1 मान ले, तो इस सूत्र से K बराबर अल्फा² इंटू C। अब अल्फा की बात करें, आयनन की मात्रा क्या हो जाएगी, अल्फा बराबर √K/C या अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√C, है ना। और 1/C की जगह अपन V लिख सकते हैं, तनुता, सांद्रता का उल्टा तनुता, तो इसको 1/V लिख दिया। इसी को शब्दों में बोल दें हम,
अतः दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के आयनन की मात्रा अल्फा उनकी तनुता या आयतन के तो वर्गमूल के समानुपाती होती है, वी के अंडररूट वी के समानुपाती है, अंडररूट वी के समानुपाती है। तो इसी को शब्दों में लिखा, अल्फा की मात्रा तनुता या आयतन के वर्गमूल के समानुपाती होती है तथा विलयन की सांद्रता के सी के व्युत्क्रम के वर्गमूल के समानुपाती होती है। ये एक अपन ने दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के लिए इसमें इसको लगा के अल्फा आयनन की मात्रा को सूक्ष्म मान के ये निकाल दिया। अब इसी का जनरलाइजेशन कर दें अपन, है ना। ये तो किसी वैद्युत सामान्य समझने के लिए अपन ने ए बी वैद्युत अपघट्ट ले लिया। अब इसकी कोई सामान्य वैद्युत अपघट्ट ले लें, ए एक्स बी वाई के लिए ले लें मान लो, तो तनुता नियम से इसी का आयनन कर दिया अपन ने, ए एक्स बी वाई एक्स ए टू द पावर वाई प्लस वाई बी टू द पावर एक्स माइनस। वही प्रारंभिक सांद्रता इसकी 100 सांद्रता की बात कर रहे हैं तो C00 और साम्यावस्था पर C1 माइनस अल्फा सी अल्फा और इसमें चूंकि x ही है तो x और y का गुणा हो गया। अब इसको जो है यहाँ पे इस पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगा दिया तो K बराबर ये उत्पाद अपॉन क्रियाकारक, इनकी सांद्रताएं हमने रख ली और इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ये आ जाएगा कि x टू द पावर x y टू द पावर y अल्फा x प्लस वाई सी टू द पावर x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये पहला वाला जो समीकरण था वो तो एक एक संयोजी, ये जो यहाँ निकाला था ये तो एक एक संयोजी वैद्युत अपघट्ट के लिए, जिसमें धनायन की भी संयोजकता एक है और ऋणायन की संयोजकता भी एक है। लेकिन ये जो सूत्र आया ये सामान्य सूत्र है, ये किसी भी वैद्युत अपघट्ट के लिए लागू हो सकता है। तो यह समीकरण सभी प्रकार के वैद्युत अपघट्टों के घट्टों ए बी एक एक, जिसमें दोनों एक एक विद्युत संयोजी है, एक और द्विसंयोजी A2B AB2 AB3 आदि किसी पर भी लागू किया जा सकता है। उसके हिसाब से x और y की वैल्यू बदल जाएगी। अगर अपन इसमें एक एक संयोजी की बात करें तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 है ना। तो अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा, देखो आप, ये 1 हो गया पूरा, 1 टू द पावर 1 1 टू द पावर 1 और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर 1 प्लस 1 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और ये c 1 प्लस 1 माइनस 1 तो c तो अल्फा स्क्वायर c अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये सूत्र बिल्कुल वही है, कौन सा, एक एक संयोजी है, अल्फा स्क्वायर c अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये सामान्य सूत्र हुआ, सामान्य सूत्र हो गया किसके लिए, किसी भी वैद्युत अपघट्ट के लिए, चाहे वो एक एक संयोजी हो, चाहे वो एक द्विसंयोजी हो और या एक त्रिसंयोजी, किस भी हो। तो ये रहा ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। अब ये नियम, कोई भी सिद्धांत जो होता है वो नियम तब बनता है जब उसका प्रायोगिक सत्यापन हो जाए। तो इसका प्रायोगिक सत्यापन हुआ। प्रायोगिक सत्यापन कैसे हुआ कि किसी वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा अल्फा, उसकी सांद्रता c पर तुल्यांकी चालकता लैम्डा एवं अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता लैम्डा 0 का अनुपात होती है। वियोजन की मात्रा जो है वो लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी के बराबर होती है। यहाँ पे लैम्डा क्या चीज है, तुल्यांकी चालकता। लैम्डा किसी भी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता है और लैम्डा 0 अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता है। तो ये वियोजन की मात्रा हो गई। तो प्रयोगों से किसी भी वैद्युत अपघट्ट की अलग अलग सांद्रता C के C1 C2 C3 आदि, इनके लिए ये चालकताएं निकाल दी। उस सांद्रता पर चालकता निकाल ली लैम्डा और अनंत तनुता पर चालकता निकाल ली, और तो उससे अल्फा की वैल्यू अपन को निकल जाएगी। अतः एक एक विद्युत संयोजी के लिए ये सूत्र है कि C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, इसमें अपन अल्फा की जगह लैम्डा अपॉन लैम्डा 0 इसमें रख दिया। तो ये क्या हो गया, K इज इक्वल टू C लैम्डा अपॉन लैम्डा 0 का होल स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास C लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा 0 माइनस लैम्डा और लैम्डा 0। तो ये जो अब हमने प्रयोग से, जैसे ऊपर अभी बात करी कि C1 C2 C3 अलग अलग सांद्रताओं के लिए लैम्डा और लैम्डा 0 की वैल्यू निकाल के और इस सूत्र में रखते थे, है ना। तो मान लो C1 पर जो वैल्यू आई वो इस यहाँ रख ली, उससे K की वैल्यू अपन ने वियोजन स्थिरांक की वैल्यू निकाल ली।
इसी तरीके से दूसरी सांद्रता C2 पे लैम्डा और लैम्डा 0 की वैल्यू निकाली और उससे K की वैल्यू निकाल दी। तो मान लो C1 पे K1 आया और C2 सांद्रता पे ये वैल्यू K2 मान लो आ गई। इसी तरीके से अलग अलग सांद्रताओं पर C1, C2, C3 पर तुल्यांकी चालकता का मान ज्ञात करके और अनंत तंता की तुल्यांकी चालकता के मानों से ये जो वियोजन स्थिरांक K की वैल्यू K1, K2, K3 निकाल लेते हैं। तो ये अगर वैल्यू समान लगभग समान आती हैं, इस प्रकार अलग अलग ज्ञात सांद्रताओं के लिए K का मान निर्धारित करते हैं। यदि K का मान स्थिर होता है तो ओस्टवाल तंता के नियम का प्रायोगिक पुष्टि होती है। तो अलग अलग वैद्युत अपघट्यों के लिए अलग अलग सांद्रताओं पर तुल्यांकी चालकताओं का मान निकालने के बाद उससे ये जो वियोजन स्थिरांक की वैल्यू निकाली वो मान लगभग बराबर आए। तो लगभग चूंकि मान बराबर आए इसलिए इसके ओस्टवाल तन्यता नियम की पुष्टि हो गई, इसलिए ये ओस्टवाल तन्यता नियम बन गया। अब ओस्टवाल के तन्यता नियम की सीमाएं, इसकी सीमाएं देखें कि इसमें कमियां क्या क्या कमी रही। अब चूंकि ये नियम ओस्टवाल तन्यता का नियम एक तो आर्हेनियस के सिद्धांत पर आधारित है ना, और तो आर्हेनियस के सिद्धांत में अगर कोई कमियां या दुर्बलताएं रह गई हैं तो वो कमियां दुर्बलताएं इसके अंदर भी आ जाएंगी ऑब्वियसली, है ना, स्पष्ट है। वो उसमें जो कमी अगर कुछ रह गई है क्योंकि ये उस पर आधारित है इसलिए इसमें भी वो कमी आएंगी। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम एसिटेट आदि के लिए आयनन के यह सिद्धांत पूर्णतया व्याख्या कर पाता है। इसके लिए जो ये जो ऊपर अपन ने बात करी है वो सारे जो है प्रायोगिक सत्यापन वगैरह, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए तो इसकी वैल्यू K की वैल्यू लगभग समान आई। जैसे यहाँ पे K की वैल्यू निकाली है अलग अलग वैद्युत अपघट्यों के लिए अलग अलग सांद्रता पर, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए तो ये K की वैल्यू लगभग समान आई। तो उनकी व्याख्या तो ये सिद्धांत पूर्णतया करता है। इसके लिए अलग अलग सांद्रताओं पर ज्ञात किए गए आयनन स्थिरांक K के मान समान प्राप्त होते हैं ना, लगभग समान या समान प्राप्त होते हैं। किसके लिए? दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए। जबकि प्रबल वैद्युत अपघट्यों जैसे HCl, NaCl, HNO3, NaOH के लिए वियोजन स्थिरांक अथवा आयनन स्थिरांकों के मान अलग अलग सांद्रताओं पर समान प्राप्त नहीं होते, है ना। K की वैल्यू जो इस फॉर्मूले से निकाली प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए वो समान प्राप्त नहीं हुई। अतः ओस्टवाल तन्यता नियम प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए वैध नहीं है। प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए इसकी व्याख्या ये सही नहीं कर पाता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए इसकी व्याख्या ये सही करता है। अब इसका कारण क्या है भाई, प्रबल वैद्युत अपघट्यों की व्याख्या ये क्यों नहीं कर पा रहा? तो इसके लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। ये निम्नलिखित कारण देखिए हो नहीं सकते, ये कारण है। कौन कौन से कारण है? ओस्टवाल तन्यता नियम आर्हेनियस के सिद्धांत पर आधारित है जिसके अनुसार दुर्बल वैद्युत अपघट्य केवल अनंत तन्यता पर पूर्ण वियोजित होते हैं, जबकि प्रबल वैद्युत अपघट्य सभी सांद्रताओं पर पूर्णतः वियोजित होते हैं। अब इस बात पर ध्यान दें कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की जैसे जैसे तन्यता बढ़ाते जाते हैं, विलयन की तन्यता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उनका वियोजन ज्यादा होगा। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयनन की जो मात्रा है वो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए तन्यता बढ़ाने पर बढ़ती चली जाती है ना। जितना डाइल्यूट विलयन होगा उतना ज्यादा अल्फा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। किसके लिए? दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए, है ना। परंतु प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए क्या होता है? प्रबल वैद्युत अपघट्य तो किसी भी सांद्रता पर किसी भी तन्यता पर पूर्णतः वियोजित रहते हैं, है ना। तो ओस्टवाल तन्यता नियम आर्हेनियस के सिद्धांत पर आधारित है और उसके अनुसार दुर्बल वैद्युत अपघट्य केवल अनंत तन्यता पर ही पूर्णतः वियोजित होते हैं, जबकि प्रबल वैद्युत अपघट्य सभी सांद्रताओं पर पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। तो अब चूंकि वो तो हर समय वियोजित रहते हैं, है ना, तो इसलिए ये जो आयनन की मात्रा की बात है, ये जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी ना, इससे लैम्डा की वैल्यू मतलब तुल्यांकी चालकता की वैल्यू
ये अल्फा की वैल्यू तो कम सांद्रता पर भी ज़्यादा सांद्रता पर भी बराबर आती है। इसलिए प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए ये C1, C2, C3 अलग अलग सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता के मान भी लगभग समान आते हैं। इसलिए ये जो है वैल्यू प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए सही नहीं आती है ना। अब प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए दूसरी बात करें, प्रबल वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयनों में आयनों का जल योजन हो जाता है, अतः सांद्रता के स्थान पर द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में सक्रियता पदों का प्रयोग होना चाहिए। तो एक बात तो ये रही कि भाई इनका वियोजन हो जाता है पूर्णतः। दूसरा, वियोजन होने के बाद चूंकि आयन जो है वो विलायक के साथ है ना, विलायक के साथ जुड़ जाते हैं है ना, जल योजन हो जाता है उसका। जैसे अगर अपन प्रबल वैद्युत अपघट्य ये ले लें, NaCl प्रबल वैद्युत अपघट्य ले, तो NaCl Na+ और Cl में Cl- में वियोजित हो जाएगा और Na+ को जल के अणु चारों तरफ से इस प्रकार घेर लेंगे, Na+ को सोडियम आयन को, कि जल के अणुओं का ऑक्सीजन उसकी तरफ होगा है ना। तो एक सोडियम आयन को उसके चारों तरफ से, एक सोडियम आयन बीच में, उसको चारों तरफ से जल के अणु घेर लेते हैं, इसको बोलते हैं जल योजन। जल के अणु उसके चारों तरफ से जुड़ गए। इसी प्रकार क्लोराइड आयन को भी जल के अणु घेर लेंगे और किधर से घेरेंगे, अब क्लोराइड आयन के चारों तरफ H+ आयन की तरफ से जल के अणु जुड़ जाएंगे। इस प्रकार जैसे ही NaCl जल में डाला जाता है तो एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य होने की वजह से इसका वियोजन जल्दी हो जाता है, तुरंत प्रभाव से हो जाता है, और दूसरे वो जो वियोजन है वो थोड़ी देर बना भी रहता है ना। ये दोनों आयन आपस में जल्दी से नहीं जुड़ पाते क्योंकि Na+ और Cl- आयनों को जल के अणु चारों तरफ से घेर लेते हैं, मतलब उसका जल योजन कर देते हैं। तो जल योजन कर देने की वजह से, जल योजन हो जाने की वजह से उनकी गति आदि प्रभावित हो जाती है, और गति आदि प्रभावित होने की वजह से उनकी जो है चालकता के ऊपर भी फर्क पड़ता है। चालकता भी जो सामान्य जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आती। तो यही कारण है कि प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए ओस्टवाल्ड तन्यता नियम ठीक से परिणाम नहीं देता है ना। क्यों परिणाम नहीं देता? तीन बातें रही। नंबर एक तो इनका वियोजन पूर्णतः हो जाता है ना, हर एक सांद्रता पर इनका वियोजन पूर्णतः हो जाता है, तो अनंत तन्यता वाली बात खत्म हो गई। कम तन्यता पे भी आयरन पूर्ण है तो इनकी चालकता मैक्सिमम होती है ना, तो अनंत तन्यता वाली बात। तो उस वजह से अल्फा की वैल्यू सही नहीं आती, लैम्डा 0 की वैल्यू लगभग समान होती है प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए, तो इससे सही परिणाम नहीं मिलते। तो एक बात तो हुई कि प्रबल वैद्युत अपघट्य क्योंकि पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि वियोजन होने के बाद उनका जलयोजन और हो जाता है, तो जलयोजन हो जाने की वजह से वो उनकी चालकता जो है वो सामान्य से कुछ इतर अलग परिणाम देते हैं। इस वजह से ओस्टवाल्ड तन्यता का नियम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए तो सही परिणाम देता है, पूर्णतः व्याख्या कर पाता है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की, लेकिन प्रबल वैद्युत अपघट्यों की जो व्याख्या है वो इस ओस्टवाल्ड तन्यता नियम से पूर्णतः नहीं होती या स्पष्ट रूप से नहीं की जा सकती। तो आज हमने पढ़ा कि ओस्टवाल्ड ने आर्रीनेस के सिद्धांत का प्रयोग करके ऊपर, आर्रीनेस सिद्धांत के वियोजन के ऊपर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लागू करके और ये नियम अपना दिया, और इस नियम को इस नियम की सहायता से उसने फिर इसका प्रायोगिक सत्यापन किया गया है ना। तो प्रायोगिक सत्यापन इसका हो गया और इससे ये बात स्पष्ट हुई कि ये ओस्टवाल्ड तन्यता का नियम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए बहुत अच्छे परिणाम देता है, परंतु प्रबल वैद्युत अपघट्यों की ये व्याख्या पूर्णतः नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये था ओस्टवाल्ड तन्यता का नियम, उसका प्रायोगिक सत्यापन और ओस्टवाल्ड तन्यता नियम की सीमा है। धन्यवाद।